नमस्कार, गुड इवनिंग। इंडियन सेक्शन द्वारा आयोजित स्टडी कैंप में आप सभी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम सेशन की शुरुआत सार्वभौमिक प्रार्थना से करेंगे। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर, ओ हिडन लव embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. शांति शांति शांति। आज के वक्ता बंधु राजीव माथुर जी हैं। आप आई.के. तेमनी द्वारा लिखित पुस्तक सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंशिएंट विजडम का 24th चैप्टर प्रस्तुत करेंगे। चैप्टर है द 8 सब डिविजन्स ऑफ योगिक टेक्निक और आज वो 5th पार्ट उसका प्रस्तुत करेंगे। यद्यपि राजीव माथुर जी थियोसॉफिकल सोसाइटी के लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर हैं, लेकिन जब कोई वार्ता प्रस्तुत करता है तो स्पीकर के संबंध में थोड़ी सी जानकारी देना अपेक्षित हो जाता है। बंधु राजीव माथुर जी 1986 से थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य हैं। वर्तमान में वह शंकर लॉज दिल्ली के अध्यक्ष हैं। आप एक समर्पित एवं सक्रिय थियोसॉफिस्ट हैं और थियोसॉफिकल सोसाइटी के विभिन्न विषयों का आपको गहरा ज्ञान है। उनकी वार्ता हम पिछले 5 सत्रों से सुन रहे हैं और हम सब ने इसका अनुभव किया और हम लाभान्वित भी हुए हैं। अब मैं राजीव जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया वो अपनी वार्ता प्रस्तुत करें। बंधु राजीव जी। सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम लोग सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंशिएंट विजडम पुस्तक के 24वें चैप्टर के तीसरे पार्ट को लेंगे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था प्राणायाम के बारे में, यम नियम आसन प्राणायाम, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब आज हम लोग प्रत्याहार से स्टार्ट करेंगे। प्रत्याहार धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग मार्ग है जिसकी बात की जा रही है। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम समझा था कि प्राणायाम से क्या फायदे हैं और योगिक प्रक्रिया में, यानी जो हम लोग करने जा रहे हैं योग के लिए तैयारी, उसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि आधारशिला के बाद ये भी आवश्यक है कि हम लोगों के प्राणों का संयम भी रहे। तो आगे तेमनी जी कह रहे हैं इस बारे में कि फॉर पर्पसेस ऑफ योगा द ऑर्डिनरी डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन which suffices for intellectual work will not do. The intensity of concentration has to be increased progressively until it passes into the next stage of contemplation and ends in the last stage of trance or samadhi. अर्थात जो कंसंट्रेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, वो आवश्यक है कि इतना ज्यादा हो, क्योंकि नॉर्मल जो हम दुनिया में कार्य करते हैं, इंटेलेक्चुअल काम, कोई भी दुनिया के काम, उसमें इतनी इंटेंसिटी नहीं होती। तो ऑर्डिनरी डिग्री के कंसंट्रेशन से यहाँ योग के मार्ग पे कार्य नहीं हो सकता। तो हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा कंसंट्रेशन को। अब धीरे धीरे उसकी एक एक स्टेज है जिसके साथ धारणा, ध्यान और समाधि की बात आज हम लोग करेंगे। तो प्रत्याहार, जैसा कि 54वां सूत्र है दूसरे साधना पाद का, स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। प्रत्याहार या एब्स्ट्रैक्शन, ये इमिटेशन बाय द सेंसेस ऑफ द माइंड बाय विड्रॉइंग देमसेल्व्स फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमको ऑब्जेक्ट से विड्रॉ करना पड़ेगा माइंड। अब हम देखें कि माइंड कैसे वर्क करता है। एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ सेंसुअस इमेजेस इज पोरिंग इनटू द माइंड। ये हमारा मन है
इसमें इमेजेस चलती रहती हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में। जैसे जैसे हम कार्य करते हैं, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ये कार्य करती हैं, और हमारे अंदर बहुत सारी इमेजेस आती रहती हैं, माइंड में जाती रहती हैं, और ये साउंड वाइब्रेशंस ऐसे ही आते हैं बहुत सारे। तो प्रत्याहार क्या है? वो ये है कि इसको वॉलंटरी कट करना, कि हमारे को ये कम से कम पता चले, एक्सटर्नल वर्ल्ड से माइंड को डिस्टरबेंस कम से कम हो। The object of pratyahar is to cut off the mind completely and voluntarily from the external world. पूरी तरीके से इस बाहरी दुनिया से इसको कट कर देना, ये इसका उद्देश्य है। और वॉलंटरली करना है, स्वेच्छा से करना है। बहुत सारा इनवॉलंटरी वर्क हमारी बॉडी में होता रहता है, उससे यहाँ पे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो कार्य कर रहे हैं जब माइंड के थ्रू, तो उसको विड्रॉ करना है। In Pratyahar, the mind withdraws the senses into itself when it wants to engage in dharana, dhyan, and samadhi without any kind of disturbance coming through the channels of the sense organs. अब हम देखें, हम परसीव कब करते हैं? माइंड से परसीव करते हैं वाइब्रेशन को, जब भूतास, ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनके जो भूतास या महाभूता कहलाते हैं, इंद्रियों के थ्रू कार्य करते हैं। नोज, टंग, आई, स्किन केयर, और तन्मात्रा, ये स्मेल हमको आती है, टेस्ट, साइट, टच, हियरिंग। तो जब ये चित्त मन के ऊपर इफेक्ट करता है, तब हमें इसका परसीव हो कर पाते हैं, तब हम पहचान पाते हैं कि ये है। अदरवाइज अनपरसीव्ड हो जाता है और ये चलता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता। मोडस ऑपरेंडी प्रत्याहार की, तमनी जी कह रहे हैं, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है, और इतना हाई डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए लंबे पीरियड के लिए। तो इसमें जो हम लोगों ने प्राणिक करंट की बात की थी लास्ट टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इलेक्ट्रिक करंट ऐसा होना चाहिए कि हम उसको कंट्रोल कर सकें इलेक्ट्रिक डबल के थ्रू, और इसीलिए इसको प्रत्याहार से पहले रखा गया है। और ये बहिरंग कहलाता है, ये सारी क्रियाएं बहिरंग हैं। अंतरंग अब इसके बाद चालू होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। उसमें ये जो है लास्ट कहलाते हैं अंतरंग योग। मगर बाह्य योग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग 55 सूत्र पे आते हैं। 55वां सूत्र है, ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम। The successful practice of pratyahar, as we have seen in the previous sutra, gives complete control over the indriyas in the senses that we no longer remain their slaves. तो हम उसके गुलाम नहीं रहते इंद्रियों के, और उनके मास्टर बनते हैं। और ये ऐसा ही है, ये इन्होंने एक उपमा दी है कि जैसे हम लोग अपने कमरे में स्विच ऑफ स्विच ऑन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइट को, वैसे ही होना चाहिए प्रत्याहार की। जब हम चाहें तो वॉलंटरली बंद कर दें, माइंड में कोई भी सेंस परसेप्ट ना करें, और सेंसेस के थ्रू जो भी माइंड में आ रहा है उसको रोक लें, या ना देखें, अनदेखा कर दें। तो ये कहलाएगा प्रत्याहार। यहाँ पे प्रत्याहार की बात ये कह रहे हैं, ऐसा हो जाना चाहिए कि अपनी वॉलंटरी, अपनी इच्छा से जब चाहें तो इसको समाप्त कर दें, जब चाहें तो इसको चालू कर लें, दुनिया कार्य करना। धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में आगे तमनी जी कह रहे हैं कि प्रैक्टिस ऑफ समाधि ऐसा समझा जाता है कि बहुत ही कठिन है, और अनफेवरेबल कंडीशंस हैं और हैंडीकैप्स हैं, इसके बीच में कैसे किया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि जब नेसेसरी प्रिपरेशन हो जाएगी, अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार हमने अच्छे से कर लेंगे, तो ये धारणा, ध्यान, समाधि के लिए रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, और हम इसको अच्छे से कर सकेंगे।
तो अब हम लोग धारणा के बारे में देखते हैं। देश बंध तस्य धारणा। पतंजलि योग सूत्र में तीसरे पाद में ये पहला सूत्र है, देश बंध तस्य धारणा। अर्थात कंसंट्रेशन इज द कन्फाइनिंग ऑफ द माइंड विद इन ए लिमिटेड मेंटल एरिया। अब हम देखें कि धारणा क्या है। ये कह रहे हैं लिमिटेड मेंटल एरिया में जब माइंड कार्य करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एक सीमा के अंदर वो उसके ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान लगाता है, तो ये कहलाता है धारणा। The main reason why the vast majority of aspirants for the yogic life keep struggling with the mind year after year, then generally give up the effort as a hopeless task, lies in the lack of systematic preparation. ये तेमनी जी यही बता रहे हैं कि अगर हमने सिस्टमेटिक प्रेपरेशन नहीं की है, योग की तैयारी ठीक से नहीं की है, तो धारणा ध्यान समाधि बहुत कठिन हो सकते हैं और ज्यादातर लोग इसको हाँ, अब आपकी बीच में आवाज इसी। चली गई है राजीव हेलो, जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही? शुड आने आई लगी, बीच चेंज? बीच में चली गई। नहीं, अब शुड आने आई लगी, चेंज? अब आने लगी। नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी अभी अ, अभी आवाज चली गई थी, अब आने लगी। अब आ रही है? ठीक है, हम्म। अभी तो आ रही है ना? ठीक है। इन द रेयर केसेस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन का और वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने पिछले जन्मों में किया हो। तो जितना उसने, अगर किसी साधक ने पिछले जन्मों में अभ्यास किया है, तो आगे उसको और आसानी से कर लेता है। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, और किसी किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पतंजलि कह रहे हैं अनएम्बिगुअसली कि नेसेसिटी ऑफ गोइंग थ्रू फर्स्ट 5 अंगास ऑफ योगा, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार पहले करे, तब धारणा ध्यान समाधि में उतरे, या अंतरंग की कोशिश तभी करे जब उसने बहिरंग को बहुत अच्छे से कर लिया है। तो ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पतंजलि ये बात कह रहे हैं और यही तेमनी जी भी बात कह रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमने समझा कि धारणा क्या है। एक लिमिटेड एरिया के अंदर जब माइंड काम करता है और प्रत्यय को उसी के अंदर देखता है, जो सीड है या ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को जब वो एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अवेयर रहता है उसके बारे में, दैट इज कॉल्ड धारणा। लिमिटेड स्फीयर में रहता है और इसको अच्छे से उसके अंदर कार्य कर लेता है। और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था प्रत्याहार में, कि जब वो चाहता है तब अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करके और ऑब्जेक्ट्स को, बाहर के सारे डिस्टरबेंस को हटा लेता है। ये यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे एक बात और कही जा रही है कि हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं धारणा में, उसमें हमारा फोकसिंग ऑफ माइंड बहुत आवश्यक है। वेग और ब्लड इंप्रेशंस नहीं होने चाहिए, ये शार्पली डिफाइंड मेंटल इमेजेस। अर्थात जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी चीज को देख रहे हैं, जो कुछ भी हमारा सीड है, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है, उस बहुत ही शार्प और डिफाइंड हो। इससे हमारी डिग्री ऑफ अलर्टनेस और अटेंशन भी बढ़ेगा, और धीरे धीरे हमने इसको पूरा अवेयरनेस के साथ करना है। ये चीज आवश्यक बताई गई है। अब यहाँ पे तत्व प्रत्यय कांता ध्यानम, ये कह रहे हैं अनइंटरप्टेड फ्लो। ये दूसरा सूत्र है विभूतिपाद का, कि अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ द माइंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट चोजन फॉर मेडिटेशन इज कंटेम्पलेशन। अब हम लोग ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं, जो अभी धारणा की एक स्टेज थी माइंड की, उसके बाद अब ये सेकंड स्टेज है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट को चूज कर लिया उसकी तरफ अनइंटरप्टेड फ्लो है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ द माइंड क्या है, या ध्यान किसको कहा गया है। तो यहाँ पे ध्यान इन्होंने कहा है कि हम एलिमिनेट कर देते हैं सारे डिस्ट्रैक्शंस को, जो कुछ भी चीजें हैं, और
ये कोई भी सीड है, कोई भी प्रत्यय है, कोई भी कंसेप्ट, आइडिया, कॉज, जिसके ऊपर भी हम ध्यान लगा रहे हैं या जो भी ऑब्जेक्ट है, वो हमारी फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में माइंड के है और हम उसके ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान लगा पा रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं टेमनी जी ने, कि जैसे एक साइंटिस्ट है, वो माइक्रोस्कोप से कुछ पानी की को देख रहा है, पानी की किसी बूंद को, तो जो उसका स्फीयर है, जो सर्कुलर पैच है जिसके अंदर देख रहा है, उसी के अंदर उसको सब अच्छे से दिखेगा, कांस्टेंट मूवमेंट उसका दिखेगा, जो भी वाटर वहां पे है उसके बारे में। इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया कि जैसे नदी है, उसके किनारे पूरी अच्छी तरह डिफाइंड हैं या पूरे किनारे दिख रहे हैं, और उसके अंदर पानी मूव कर रहा है। और ये मूवमेंट जो है, एरोप्लेन से अगर देखा जाए तो ये सिर्फ नदी दिखेगी, उसमें मूव करता हुआ पानी नहीं दिखेगा, बट वहां पानी मूव कर रहा है। और ध्यान के लिए ये एकाग्रता की जरूरत है कि वहां पे मूवमेंट होते रहना चाहिए। तो यहाँ पे प्रत्यय के साथ माइंड जो है यूनाइट हो गया है धारणा में। और यहाँ प्रत्यय जो है वेकिंग कॉन्शियसनेस में है। अब आगे वो एकतांता एक शब्द यूज किया है कि एकात्मता, एक्सटेंडिंग कंटिन्यूअसली और अनब्रोकनली, जो अभी नदी का एग्जांपल देके समझाया था कि उसमें पानी बराबर बह रहा है। ये आवश्यक है धारणा से ध्यान के स्टेज पे जब साधक आता है। तो जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम ऑयल डालें, इन्होंने दूसरा एग्जांपल दिया नदी के अलावा, तो जैसे धीरे धीरे एक बर्तन से दूसरे में जा रहा है, वो कंटिन्यूटी ये आवश्यक है। और ये समाधि के पहले ये आवश्यकता है ध्यान के लिए, जिसकी यहाँ बात की जा रही है। सो कंटिन्यूटी शुड बी रिगार्डेड एज ए गॉड। वो कह रहे हैं यही हमारा मापदंड होना चाहिए, जिससे कि नेसेसरी कंट्रोल आएगा कंसंट्रेशन के ऊपर और इंटेंसिटी हमारी बढ़ सकेगी। ये ध्यान अवस्था है योग की, जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो हम इसको समझ लें अच्छे से, जैसे नदी बह रही है, उसमें एक एक बूंद पानी की आगे जा रही है, और इस बहते हुए पानी को इस तरीके, इसको जो है ध्यान अवस्था में हमको वो करना है, यानी उसके साथ वननेस चाहिए ऑब्जेक्ट के साथ। और ऐसे ही इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल भी दिया कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब हम तेल या पानी या कोई भी चीज डालें, तो वो कंटिन्यूटी जो हो रही है, वो कंडीशन है। अब आगे तेमनी जी ये कह रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड द प्रैक्टिस ऑफ समाधि कैन नॉट बिगन। वो कह रहे हैं जब तक ध्यान की ये अवस्था नहीं आ जाती, तब तक उसको साधक के लिए समाधि करना, समाधि में जाना मुश्किल पड़ेगा। इसलिए वो इसको अच्छे से समझ के तब आगे जाए। अब समाधि के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम एक्चुअल में समाधि की बात भी करेंगे। द सेम कंटेम्पलेशन when there is consciousness only of the object of meditation and not itself of the mind is samadhi। इन्होंने कहा तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। तो कंटेम्पलेशन में जब कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन के साथ एक हो जाए और माइंड में बिल्कुल भी कॉन्शियसनेस ना रहे, देन दैट इज समाधि। कॉन्शियसनेस जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रह जाए, उसकी वो फ्यूज हो जाए उसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ वन हो जाए, वननेस आ जाए। तो दिस मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ द प्रेपरेशन to dive into the realm of realities which lie behind the phenomenal world। तो सत्य के जगत के लिए यह आवश्यक है कि वो इतनी प्रेपरेशन कर ले कि वो ऑब्जेक्ट के साथ एक हो जाए, जो मेडिटेशन का, ध्यान का ऑब्जेक्ट। और आगे तेमनी जी ये भी कह रहे हैं कि टाइम और मेंटल एनर्जी जो भी इस पे यूज की जाएगी वो वर्थ वाइल है,
क्योंकि ये रियलिटी के गेट्स को खोलेगी, यानी सत्य को जानने में हमें मदद करेगी। यानी जो इस कॉस्मॉस में, इस जगत के परे है, ये जो दृश्य जगत हम देखते हैं, तो अनमैनिफेस्ट में साधक पहुंच सकता है अगर इसकी प्रैक्टिस बराबर करता रहे। अभी इन्होंने ध्यान की इस अवस्था के आगे जिसकी बात की जा रही है, उसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की गई है कि योगी अब दरवाजे पे पहुंच गया है अनमैनिफेस्ट के, मगर दरवाजा बंद है, अर्थात वो फोर्ट में नहीं जा सकता। वो वहां खड़ा है, वो ऑब्जेक्ट और रियलिटी के बीच में है। जो रियलिटी, सत्य रियलिटी है, उसको जानना चाहता है, मगर वो कुछ कर नहीं सकता जब तक कि वो समाधि में नहीं होता है। It is this self-consciousness of subjectivity, pure and simple, which serves as a veil to keep it separated from the object and to hide the reality he is seeking. अब यहाँ पे जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो इल्यूड कर रही है, क्योंकि वो पूरी तरह समाप्त हो गई है। अब कॉन्शियसनेस सिर्फ ऑब्जेक्ट की कॉन्शियसनेस रह गई है। तो ये डिसअपियरेंस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस यही आगे के दरवाजे उसके लिए खोलेगी, या उसको आगे, योगी को मार्ग में, साधक को आगे बढ़ाएगी, अगर इसको वो अच्छे से करता रहेगा। अब पतंजलि कॉल्स दिस डिसअपियरेंस ऑफ द माइंड्स अवेयरनेस ऑफ इटसेल्फ एज स्वरूप शून्यम इवा। ये कह रहे हैं कि हमारा ओन नेचर जो है, जो स्वरूप है, उसको हमने पाना है। तो अगर हम इसको ध्यान से समझें तो स्वरूप क्या है इसको जानने की कोशिश करें। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे दो फॉर्म्स हैं, एक सुपरफिशियल नॉन एसेंशियल नेचर है जिसको हम रूप कहते हैं इस बाहरी दुनिया में, और एक इंटरनल फॉर्म है जो इसेंस है जिसको हम स्वरूप कहते हैं। तो हमने ध्यान के द्वारा रूप या प्रत्यय के मार्ग से हट के स्वरूप को पाने की कोशिश करनी है। साधक को स्वरूप, हेलो, तो शोर आ रहा है। तो स्वरूप की यहाँ पे बात की जा रही है। द वर्ड शून्य मीन्स ए वर्ड ऑफ सिफर। Here it must be interpreted as cipher because it's a question of reducing the residual self-awareness. स्वरूप शून्य, उसके अंदर सारा शून्य में स्वरूप हो जाता है, अर्थात सेल्फ अवेयरनेस पूरी तरह समाप्त हो जाती है। सब्जेक्टिव रोल माइंड का अटमोस्ट लिमिट जो है जहाँ पे, तो ये समाधि की बात अभी हम लोग कर रहे हैं और उसके अभी धीरे धीरे एक एक फेज में जाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस जब डिसअपियर हो जाती है तो माइंड में क्या बचता है? ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। तो ये बात हो रही है कि मेडिटेशन का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर फ्यूजन हो जाता है पूरी तरह ध्यान में अवस्थित होने पे। अभी चौथा सूत्र है, इसमें ये कह रहे हैं त्रय मेकत्र संयम। अब ये जैसा कि हम लोगों ने देखा, धारणा, ध्यान और समाधि संयम की प्रैक्टिस है। तो योगी को इसमें संयम की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और ये पैसेज एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाता है, और हम लोगों की एब्रप्ट चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें नहीं होनी चाहिए। कॉन्शियसनेस ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए इसके अंदर कॉन्शियसनेस में। तो बिगिनर को कभी कभी ये कह रहे हैं तेमनी जी कि काफी दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं और सालों भी लग सकते हैं, मगर जो एडेप्ट है उनके लिए ये मोमेंटरी चीज होती है, इंस्टेंटेनियस। वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, जो 4 तरीके की समाधि आगे हम लोग बात करेंगे उसमें वो पहुंच जाते हैं, और उनको कोई उसमें ज्यादा समय नहीं लगता। अब हम लोग बात करते हैं जो फर्स्ट एस्पेक्ट है समाधि का, कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में क्या डिफरेंस है।
और तेमनी जी कह रहे हैं इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि ये दो तरीके की समाधि क्या है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो इसको हम समझ लें। संप्रज्ञात मीन्स विद प्रज्ञा, वो समाधि जो प्रज्ञा के साथ है, यानी इंट्यूशन, हायर कॉन्शियसनेस उसकी जब साथ में है, प्रज्ञा है, तो ये कहलाती है संप्रज्ञात। और असंप्रज्ञात कहलाती है व्हेन नॉट विद प्रज्ञा। अर्थात ये असंप्रज्ञात जो है, इसको हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये साधारण अंतर नहीं है। क्योंकि जहां पे जब समाधि की बात की जा रही है तो प्रज्ञा तो रहती है, मगर ये किस कंडीशनिंग है प्रज्ञा की, नॉट विद प्रज्ञा का क्या अर्थ है, इसको हम थोड़ा सा और समझेंगे। यहाँ पे एक और वर्ड है जो सबीज और निर्बीज समाधि, जैसे हमने अभी ऑब्जेक्ट की बात की थी, यानी सीड की बात की थी। जब वो सीड रहता है तो ये कहलाती है सबीज समाधि, और जब ये समाप्त हो जाता है तब वो निर्बीज समाधि कहलाती है। इसका भी डिफरेंस हम आगे समझ लेंगे, क्योंकि संप्रज्ञात सबीज में होता है और असंप्रज्ञात निर्बीज में होता है समाधि में। तो इसको भी आगे और समझेंगे, मगर मोटा मोटा यहाँ पे समझ सकते हैं कि सीड के साथ होगी तो सबीज, और जब ये सीड खत्म हो जाएगा, प्रत्यय समाप्त हो जाएगा, तो निर्बीज कहलाएगी। तो इसमें अंतर समझने की कोशिश करते हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात में क्या अंतर है। ये समाधिविद प्रज्ञा कही जाती है संप्रज्ञात, और असंप्रज्ञात कहलाती है नॉट द समाधिविद प्रज्ञा। अर्थात इसकी प्रज्ञा जो है वो डिफरेंट स्टेज की है, इसलिए ऐसा नहीं है कि वहां प्रज्ञा नहीं है, इसको हम लोग समझ लें। तो असंप्रज्ञात इसको बोला गया है, और ये बिल्कुल अलग है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हायर कॉन्शियसनेस समाधि की स्टार्ट तो होती है मेंटल लेवल से, मगर ये आत्मिक लेवल तक जाती है, और हमारे धीरे धीरे जो है एक एक स्टेज से साधक आगे बढ़ता हुआ जाता है। संप्रज्ञात समाधि में एक प्रत्यय जो सीड है, प्रत्यय एक टेक्निकल टर्म है जिसको सीड कहते हैं या ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन कहते हैं, फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें फुली डायरेक्टेड होती है। देखें इसके अंदर ये जो पिक्चर बनी हुई है, इसमें आउटवर्ड कॉन्शियसनेस जो है ऑब्जेक्ट पे पूरी तरीके से आउटवर्ड फोकस है, इसलिए इसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसमें विद प्रज्ञा है। अब हम दूसरी स्टेज में देखें, जब ये ऑब्जेक्ट सीड छूट गया या प्रत्यय समाप्त हो गया, तो एक स्टेज आती है जिसको असंप्रज्ञात कहा गया है। यहाँ पे इनवर्ड फोकस हो जाता है, और यहाँ कोई भी प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय ड्रॉप हो गया है, प्रत्यय समाप्त हो गया है। तो अब इसके बाद एक स्टेज आती है जहां पे कि उसके पास सीड नहीं है, और ये असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। और ये बीच में एक सेंटर है जहां पे कि पूरी तरीके से सेल्फ के बारे में हम अवेयर नहीं है, इसको लय सेंटर कहा जाता है। इसके बारे में एचपीवी ने कहा है कि लय सेंटर जो है ये क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के टाइम पे बनता है फोहत से। सातों सेंटर्स पे जो हमारे कॉस्मॉस के हैं, जो हमारे फिजिकल एस्ट्रल मेंटल सारे के सारे जो सातों हैं, अप टू दी आत्मिक, बुद्धिक, आत्मिक और आदि अनुपादक, इन सारे सेंटर्स के ऊपर एक लय सेंटर है जिसको जीरो सेंटर भी कहते हैं। तो ये इम्पेरिशेबल फाउंडेशन है जिसपे सारे प्लेन्स आपस में मिल रहे हैं, channels through which consciousness or life atoms pass when going from one plane to another। तो ये लय सेंटर है, इसको हम समझ लें। तो यहाँ पे जब आता है, ये बिल्कुल सेंटर में देखिए असंप्रज्ञात समाधि में, तो ये एक लय सेंटर पे आ जाता है। तो इसके बाद वो अगले नेक्स्ट उस पे जाता है, प्रत्यय उसको अभी नहीं मिला है, और वो ऐसी अवस्था में है कि इसीलिए इसको आगे जाके मेघ भी कहा गया है, कि क्लाउड्स में है। हम उसके बारे में थोड़ा सा अभी रुक के बात करेंगे, लय सेंटर समझ लें हम, और फिर से उसको
दूसरे स्टेज पे हम देखें असंप्रज्ञात समाधि की दूसरी अवस्था जो कि हायर उस पे है, वो है उसमें आउटवर्ड हो गई। फिर से देखें कॉन्शियसनेस जो है अभी प्रत्यय नहीं है, मगर तो ये असंप्रज्ञात समाधि की ही स्टेज है और इसके बाद इसको सीड मिल जाएगा। तब तक इसको वेट करना पड़ेगा, इसके पास कोई और चारा नहीं है। और कॉन्शियसनेस जो है फिर जब सीड आ जाएगा तो फिर आउटवर्ड फोकस हो जाएगी और फिर से संप्रज्ञात समाधि हायर लेवल की कहलाएगी, यानी नेक्स्ट लेवल के ऊपर। जैसे कि हायर मेंटल के बाद कॉजल लेवल पे आ जाएगी। ऐसे ही ये प्रोसेस रिपीट होगा। कॉजल लेवल पे फिर जब संप्रज्ञात समाधि होगी, फिर उसके ऊपर असंप्रज्ञात होगी, तो वो बुद्धिक लेवल पे आ जाएगा। और फिर से बुद्धिक लेवल के बाद फिर से संप्रज्ञात समाधि होगी और फिर असंप्रज्ञात समाधि, और अगेन वो आत्मिक लेवल पे आ जाएगा, जहां पे कि संप्रज्ञात समाधि उसकी फिर से नहीं होगी और इसके बाद वो निर्बीज समाधि होगी और फिर धर्मेगा समाधि। इसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे ये कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो ये उसको नेक्स्ट हायर प्लेन का प्रत्यय मिल जाता है, जिसको यहाँ पे पी डैश कहा गया है। हम लोगों ने इसको दिखाया है डायग्राम में। तो लय सेंटर में जब है तो वहां कुछ नहीं है, इसको क्लाउड्स बोला गया है और इसको मेघ भी बोला गया है। और इसके ऊपर हम लोग आगे भी बात करेंगे थोड़ा सा। ऐसा कहा जाता है कि ये असंप्रज्ञात समाधि की दो अवस्थाएं हैं, उसके बीच में लय सेंटर है और फिर से संप्रज्ञात समाधि ये हायर वैकल या हायर प्लेन में फिर से होती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं संप्रज्ञात समाधि की, और अब क्या इसके अंदर निहित चीजें हैं। जैसे कि दिस इज प्योरली डायनामिक कंडीशन ऑफ द माइंड। यहाँ पे बहुत ही डायनामिक कंडीशन है माइंड की। जैसा कि हम देखें कि एक असंप्रज्ञात से फिर दूसरी असंप्रज्ञात की अवस्था जो हायर क्या नाम है प्लेन पे हो रही है, तो इसको असंप्रज्ञात बोला गया है। तो इंटेंसिटी ऑफ कंसंट्रेशन अलर्टनेस बहुत ज्यादा है और ये एट पार है संप्रज्ञता समाधि पे, मगर ये डिफरेंट टाइप की यहाँ पे प्रज्ञा है। असंप्रज्ञात समाधि को क्लाउड भी कहा गया है योगिक टर्मिनोलॉजी में, और तेमनी जी ने इसको बहुत अच्छे उदाहरण से समझाया है। और उन्होंने कहा है कि कभी कभी प्लेन जो है क्लाउड बैंक में फंस जाता है, क्लाउड्स के बीच में फंस जाता है एरोप्लेन, तो वहां पे वो कुछ नहीं कर सकता, उसको क्लियर लैंडस्केप नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, सब कुछ गुम हो गया, सब ब्लॉट आउट हो गया। ऐसा ही योगी के साथ होता है एग्जैक्टली। उसको दिशा भी नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा, उसको सिर्फ वेट करना। और वो एक प्लेन को छोड़ चुका है और दूसरे प्लेन पे भी पहुंचा नहीं है, प्रत्यय उसके पास है नहीं। तो ये वॉइड की स्थिति जो है ये ऑटोमेटिकली इमर्ज होती है और वो अगले उसमें जाता है, तब तक उसको वेट करना पड़ता है इम्पेशेंटली, और कोई दूसरा चारा नहीं है उसको। सॉरी, इम्पेशेंट पेशेंस के साथ, उसको अलर्टनेस के साथ तैयार रहना पड़ता है कि वो इसके जैसे ही समाप्त हो। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जैसे बादल समाप्त होंगे फिर से उसको रास्ता दिख जाएगा और पायलट फिर आगे अच्छे से चला पाएगा, मगर उस बीच में क्लाउड बैंक में कुछ कर नहीं सकता, क्लाउड्स के बीच में फंस गया। तो इसी तरह मेघ जब आ जाते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता, मगर जो फाइनल आत्मिक लेवल के ऊपर जाके धर्म मेघ समाधि है, वो यही है कि उस असंप्रज्ञात समाधि के बाद निर्बीज समाधि, और इसके बाद ये कहलाती है नेक्स्ट धर्म मेघ समाधि, जो कि हाईएस्ट है अपने स्वरूप को पाने के लिए। अब हम इसको देखें कि ये सारी की सारे जो अवस्थाएं हैं असंप्रज्ञात से संप्रज्ञात समाधि, ये एक एक स्टेज है और हर्डल्स हैं जो कि योगी को पार करनी पड़ती है। साधक को इसके अंदर अपने को पेशेंटली वेट करके और आगे बढ़ना है, जिससे वो कैवल्य के लिए अपना रास्ता आगे बनाता है। The word anugamat means associated with, accompanied by, and sutra therefore broadly means that the four successive phases और स्टेजेस ऑफ संप्रज्ञात समाधि,
ये संप्रज्ञात समाधि जैसा हम लोगों ने जाना था, ये 4 स्टेज पे है, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। ये हम लोग देख लें। ये वितर्क है हायर माइंड के लेवल पे, विचार है कॉजल बॉडी के लेवल पे, आनंद है बुद्धिक लेवल पे, और अस्मिता है आत्मिक लेवल। अब देखिए इसका डायग्राम हम शो कर रहे हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों एक ही प्रोसेस है, और इसमें संप्रज्ञता, वितर्क, जिसमें सवितर्क पहले होता है, फिर निर्वितर्क, अर्थात उसमें तर्क चलते रहते हैं, तब तक वो निर्वितर्क नहीं है। इसके बाद इसीलिए इसको वितर्क बोला गया है। असंप्रज्ञात इसके बाद आएगा, हम जैसा कि जानते ही हैं, और ये सबसे पहले मनोमय कोश पे होता है, हायर मेंटल बॉडी के लेवल पे। फिर संप्रज्ञात विचार, जिसमें सविचार और निर्विचार, क्योंकि वहां पे भी विचार चलते हैं, और जब वे विचार शांत हो जाते हैं, निर्विचार या विचार, तो ये संप्रज्ञात समाधि। इसकी फिर असंप्रज्ञात होती है, ये मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश कहलाता है, या कॉजल बॉडी लेवल। फिर से संप्रज्ञात सानंद इसको कहा गया है, तो ये आनंद इसका नाम है। तो ये संप्रज्ञात, फिर असंप्रज्ञात, फिर से एक स्टेज आती है बुद्धिक वैकिल लेवल पे, और इसके बाद आत्मिक लेवल पे संप्रज्ञात समाधि। और इसके बाद हमने जैसा बात की थी, संप्रज्ञात के बाद जब असंप्रज्ञात न होके इसको निर्बीज समाधि कहा गया। चौथे लेवल पे आत्मिक लेवल को जब वो क्रॉस कर गया या वो उसने अटेन कर लिया, दिस इज कॉल्ड निर्बीज समाधि। और इसके बाद धर्म मेघा समाधि, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। स्टेजेस ऑफ समाधि ये सारी की सारी हैं। ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लगाया है कि इसमें हम ये समझ सकते हैं। पहले संप्रज्ञात, फिर असंप्रज्ञात, फिर संप्रज्ञात, और फिर से असंप्रज्ञात, और संप्रज्ञात के बाद ये फिर से असंप्रज्ञात, चारों लेवल पे होता है। और फिर निर्बीज समाधि और धर्म मेगा समाधि, जो कि हाईएस्ट स्टेज है, जिसमें जिसके बाद वो कैवल्य पद के पा लेता है। अब आगे तैमनी जी इसके बारे में ही कह रहे हैं कि जो हायर प्लेन्स है, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता। वो कह रहे हैं कि ये ऐसा मैप है कि आपको मैप दे दिया गया कि आप कैसे इस रास्ते पे चलेंगे, मगर चलना आपको पड़ेगा। यहाँ पे समाधि के लिए ये कह रहे हैं कि उन प्लेन्स की जिनकी बात की जा रही है वो डायरेक्ट है, मतलब उसको आदमी अपने अनुभव से ही जान सकता है, डायरेक्ट टच से ही जान सकता है, और ये इनकम्युनिकेबल है। ये ऐसा नहीं है कि इसको बताया जा सकता है, क्योंकि वहां की अवस्थाएं बिल्कुल डिफरेंट हैं और उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। सो इफ वी वांट टू नो व्हाट दीज हायर प्लेन्स आर लाइक, वी मस्ट प्रैक्टिस समाधि एंड कम इनटू डायरेक्ट टच with them through their respective vehicles. And even when we have seen those planes ourselves, we are unable to give it to others. हम दूसरे को भी नहीं बता सकते, जो अगर साधक उससे गुजर गया तो दूसरे को नहीं बता सकता। विराम प्रत्ययाभास पूर्वा संस्कार शेषोन्या, यहाँ पे ये बात की जा रही है, ये असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, कि ड्रॉपिंग ऑफ प्रत्यय की बात की जा रही है। और विराम प्रत्यय यानी सेसेशन ऑफ प्रत्यय, तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में असंप्रज्ञात समाधि की ये बात की जा रही है, जब ये ड्रॉप हो गया है और उसके पास प्रत्यय नहीं है। तो लय सेंटर हम जानते हैं जैसे कि है, तो संस्कार शेषा, ये कह रहे हैं रेमनेंट इम्प्रेशन, कुछ भी नहीं रह जाता उसके पास, कोई भी प्रत्यय नहीं है एक प्लेन का, और ये डायनामिक कंडीशन है, और उसको
पेशेंटली वेट करना होता है साधक को, ताकि वो असंप्रज्ञात समाधि के दूसरे चरण में अर्थात दूसरी हायर प्लेन के ऊपर जा सके, और फिर उसके बाद जब उसको प्रत्यय मिलता है तब ही वो संप्रज्ञात समाधि हायर लेवल की या हायर प्लेन की होगी। जिन चारों की अभी हम लोगों ने बात भी की थी कि ये हायर मेंटल लेवल पे, और फिर उसके बाद कॉजल बॉडी के लेवल पे, और फिर तीसरा बुद्धिक लेवल, और चौथा आत्मिक लेवल। असंप्रज्ञात समाधि will thus be seen to be nothing but this withdrawal of consciousness to its lay center before it can begin to function on another plane। तो लय सेंटर हम लोग बता ही चुके, और इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये मतलब सेंटर है, सारे प्लेन्स इस पे मिलते हैं और एक से दूसरे पे हायर जाया जा सकता है। If the consciousness remains permanently established in the center of reality, as in the case of a highly advanced adept, the question of withdrawing it to the center does not arise। तो ये कह रहे हैं कि एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि फिर उसको विड्रॉ नहीं करना पड़ता सेंटर में, अगर वो आत्मिक लेवल पे पहुंच जाता है। अभी यहाँ पे पहले समाधिपात का 41वां सूत्र है, क्षीण वृत्तेर अभिजात से मणेर ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु तत्सत जनता समापत्ति। In the case of one whose chitta vrittis have been almost annihilated, fusion or entire absorption in one another of the cognizer, cognition and cognizes brought about as in the case of a transparent gel। तो यहाँ पे इसको बात की जा रही है कि मैनिफेस्टेड यूनिवर्स में ट्रिप्लिसिटी है, ड्यूअलिटी नहीं है। और ये ट्रिप्लिसिटी क्या है इसकी बात कर रहे हैं। जब समाधि की स्टेज की बात हो रही है तो ग्राहित्र, ग्राहण, ग्राह्य, और इंग्लिश में कहा जाता है नोअर, नोइंग, नोन, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। इसको हिंदी में कहते हैं ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। कॉग्नाइजर, कॉग्निशन, कॉग्नाइज। तो ये जब वननेस हो जाती है, ये समाधि की अवस्था। दिस फंडामेंटल फैक्ट अंडरलाइंग मैनिफेस्टेशन दैट द वन हैज बिकम द थ्री is the basis of mysterious identity which exists between these three apparently different components of the triplicity। This fusion can take place at 4 different levels, जो अभी हम लोगों ने बात की थी। ये चारों लेवल पे, हायर मेंटल, कॉजल और बुद्धिक और आत्मिक। तो इन्हीं के करस्पॉन्डिंग ये वितर्क कहलाता है, विचार, आनंद, अस्मिता। स्टेजेस हैं संप्रज्ञात समाधि की, बट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द फ्यूजन ऑफ द थ्री इनटू वन इज द सेम एट ऑल लेवल्स एंड रिजल्ट आल्सो इज द सेम, नेमली द अटेनमेंट बाय द नोअर ऑफ परफेक्ट एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ द नोन। ज्ञाता को सब ज्ञान हो गया। अब ये नेक्स्ट सूत्र है, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजा समाधि। On suppression of even that, owing to suppression of all modifications of the mind, seedless samadhi is attained। निर्बीज समाधि की बात की जा रही है, जो हम लोगों ने अभी बात की थी, आत्मिक लेवल के ऊपर होती है और ये हाईएस्ट लेवल का है। इस पे ये निर्बीज समाधि है। तो यहाँ पे वो कैवल्य के लिए कोशिश कर सकता है, पुरुष के साथ एकाकार करने के लिए कर सकता है, और उसको काफी कुछ अंतर पड़ जाता है, क्योंकि बस अब एक स्टेज बची है जिसको हम आगे कहते हैं धर्म मेघ समाधि। तो ये देखें, निर्बीज समाधि लास्ट स्टेज है असंप्रज्ञात समाधि।
और इसके बाद वो कॉन्शियसनेस ऑफ पुरुष हिमसेल्फ बन जाता है। विड्रॉल नाउ मस्ट बी इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ द पुरुष हिमसेल्फ। Nirbij Samadhi is so called not only because there is no seed in the field of consciousness, but also because in this kind of Samadhi, no new sanskara is created. कोई नया संस्कार अब क्रिएट नहीं हो सकता निर्बीज समाधि की लेवल पे जब प्राप्त कर लिया गया। और वहां साधक अभी लगातार इसको मल्टी लेयर नेचर जो है इसका, इसके ऊपर कार्य करता है। तो निर्बीज समाधि के लेवल पे अब सीड तो है नहीं, अब उसको सीड मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अब आत्मिक लेवल पे कोई प्रत्यय नहीं है। बट अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीड इज दैट इट रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ एंड सून इन द ग्राउंड। ये इन्होंने दूसरा प्रत्यय का एक और कैरेक्टरिस्टिक बताया है कि भाई इसको अगर बो दिया जाए तो बहुत उपज होगी, यानी एक उससे काफी सारा रिप्रोड्यूस हो जाएगा और संस्कार और बढ़ जाएंगे, यानी उसको फिर से कर्म को योगी को करना पड़ेगा। मगर वो कह रहे हैं ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि निर्बीज समाधि में जब वो पहुंच गया तो ये प्रॉब्लम समाप्त हो गई हमेशा के लिए। नॉट ओनली नो फ्रेश संस्कारास कैन बी प्रोड्यूस्ड, बट द ओल्ड संस्कारास ऑफ समीज समाधि आर ग्रेजुअली डिसिपेटेड बाय परा वैराग्य एंड पार्शियल कॉन्टेक्ट विद पुरुष। वो कह रहे हैं इवन इस स्टेज पे फ्रेश संस्कार भी प्रोड्यूस नहीं होंगे और जो पुराने संस्कार हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और वो पुरुष के साथ एकाकार कर लेगा। द कॉन्शियसनेस दस ग्रेजुअली बिकम्स फ्री टू फंक्शन अनबर्डेंड बाय द काइंड ऑफ संस्कारास, जिसकी वजह से वो बार बार प्रकृति में बार बार जन्म लेता है या प्रकृति की जगत में ही कार्य कर पाता है। निर्बीज समाधि इज देयरफॉर नॉट ओनली अ मींस ऑफ पासिंग आउट ऑफ द रेल्म ऑफ प्रकृति। अभी वो पूरी तरह पास नहीं हुआ है इस प्रकृति के जगत से, बट आल्सो ऑफ एग्जॉस्टिंग सटल संस्कारास, जो भी इस तरीके से सूक्ष्म संस्कार हैं उनको भी समाप्त कर रहा है और कैवल्य की प्राप्ति के लिए। अब ये नेक्स्ट सूत्र है प्रसंख्याने पे कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातिर धर्मा मेघ समाधि। धर्म मेघ समाधि की जो बात की जा रही है वो यहाँ पे है। In the case of one who is able to maintain a constant state of vairagya, even towards the most exalted state of enlightenment, चाहे कितना भी बड़ा उसके लिए भी वैराग्य उसे हो जाए स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट के लिए, तो ये हाईएस्ट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इससे उसे धर्म मेघा समाधि मिलती है। Now Nirbij Samadhi, which is practiced in this last stage, which we have considering is kind of asampragya samadhi, in which the consciousness of yogi is trying to free itself from the last veil of illusion to emerge from the light of reality. तो ये हम देखें कि जब उसका ये सक्सीड हो जाता है तो धीरे धीरे वो धर्म मेगा समाधि की तरफ आ जाता है और धर्म मेगा समाधि में उसकी अविद्या समाप्त हो जाती है और उसका संयोग पुरुष के साथ हो जाता है, प्रकृति से पूरी तरह समाप्त हो जाता है। No more can avidya again obscure the vision of the Purusha who has attained full self-realization. This process is irreversible. मतलब एक स्टेज आ गई या प्रोसेस रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी अब वो फिर से जो है इसमें दुनिया के उसमें अपने को फंसा हुआ नहीं पाएगा और ये इरिवर्सिबल है। अब ये वापस उसके लिए नहीं है कि वो इसके अंदर आना चाहे तो आ जाए, वो एक अलग बात है, बट अब वो इसमें बाध्यता नहीं है कि वो बार बार इसमें माया के जगत में पड़ेगा और फिर से लिबरेशन पाने की कोशिश करेगा। अब ये पहले समाधिपात का तीसरा सूत्र है जो कि सबसे फंडामेंटल नेचर का है। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, जो उसकी सारी यात्रा थी, योग के लिए तैयारी थी, जहां उसको पहुंचना था, वो योगी ने प्राप्त कर लिया। देन द सीयर इज एस्टैब्लिश्ड in his own essential and fundamental nature. This sutra points out in general way what happens when all the modifications of the mind at all levels have been completely inhibited. Seer is established in his swarup, अपने स्वरूप को पा लिया है, और in other words attains self
रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया है। अब यहाँ पे ये सारी की सारी थ्योरी है जो कि योग मार्ग की है, अष्टांग मार्ग में। योगी कैन नो द ट्रुथ अंडरलाइंग ऑल थिंग्स इन मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे मैं समाप्त करूंगा कि ये अष्ट मार्ग हैं, 8 वो हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की लास्ट अवस्था है जिसमें अपने स्वरूप को योगी ने पा लिया। अब मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। बहुत बहुत आभारी हूँ इंडियन सेक्शन का जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे इसके बारे में चर्चा कर सकूं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अनम्यूट करके आप लोग कुछ ऐड या शेयर करना हो तो करें। थैंक यू सो मच राजीव जी। आपने आज अंतरंग योग के 3 जो लिम्स हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, उसको बहुत स्पष्टता से और विस्तार के साथ आपने उसकी प्रस्तुति की। बहुत टेक्निकल टर्म्स थे, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने विषय को बहुत गहराई से उसको एसिमिलेट किया है, तभी आप इतनी स्पष्टता से उसकी प्रस्तुति कर सके। और आपने आई.के. तैमनी जी की जो बुक है साइंस ऑफ योग, उसको पूरी तरह से उसको व्याख्या की है इस चैप्टर के लिए। तो हम बहुत आपके आभारी हैं और प्लेटफॉर्म ओपन है यदि कोई प्रश्न पूछना चाहता है। हालांकि ये बहुत टेक्निकल है, समझ में तो सब आता है, लेकिन जब उसको प्रस्तुति करनी होती है, जब संप्रेषित करना होता है किसी को, तब जो है वो उसको एसिमिलेशन जरूरी है। और आपने ये काम बहुत जो है वो सफलतापूर्वक किया। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। अब पार्टिसिपेंट्स प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें जी वीडियो दिख रहा है, मेरे को भी नहीं दिख रहा अभी। नहीं, जब कोई अनम्यूट करेगा अपने को तब उसका जो है वीडियो दिखेगा। अभी आपका नहीं दिख रहा है वीडियो। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ कि मेरे को अपना वीडियो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, मैंने ऑन ऑफ करके भी देख लिया है। चलिए कोई नहीं है, वो सेटिंग पता नहीं कुछ। पिक्चर तो आपकी आ रही थी, पिक्चर तो आपकी वो आपके जो वो थे स्लाइड्स तो आ नहीं, रही थी, आपकी स्लाइड्स तो आवाज आ भी आ रहे रही थे, थी। पिक्चर हाँ। वो भी कह रहे थे। हम्म। कोई प्रश्न? शिंदे सर कुछ विष, विषय इतना गहन। जी। Very good, Rajiv ji. Very nicely you have explained. It is very difficult topic. Vibhuti Pad and Dhyana, Dharana, Samadhi, and taking the people to that level. Really, congratulations for your whatever you have presented very nicely. There is time, no? Can I add something? Yes, Hello. time. Yes. सर यस Yes, 5 minutes more, sir. अभी 5 minutes, no? 5 minutes? No, I think. Am I audible? Yes, Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Yeah, Dr. I.K. Taimini described about eventual merging of desire with the spiritual will. So, desire of soul is will, and desire of personality is, of course, kamana. It is desire. So, what I.K. Taimini describes about eventually merging of desire with the spiritual will. Because desire is material by outer temptations and it is motivated by the outer temptations and sensual stimulation. But the spiritual is the soul's desire to liberate on one hand, and the other hand, it awakens
by inner tuning. So this is, second is very important. It awakens to inner tuning. And that inner tuning is not as easy as we speak. When soul is in body consciousness, raises to heart consciousness, then raises to mind consciousness, and then finally raises to the soul consciousness, soul wisdom, that is the samadhi. So when it is body consciousness, the person is artha. Artha means arthaturanam na guru na bandhu. So he is very much desirous but distressed. He has no guru, no bandhu. Kamaturanam na bhayam na lajja. Means a person afflicted by lustful has neither fear nor shame. So from body consciousness to the heart consciousness, when we raise, body consciousness is physiological consciousness, and the heart consciousness is self-esteem consciousness, where love and belonging consciousness, possessive consciousness. So all that, when the consciousness raises to the heart, there is both danger as well as possibility of progress. Then, when a person becomes jidnyasu, curious, so his consciousness reaches to the mind level. And he begins to self-actualization. Whatever he desires, he wants to actualize it. That is the jidnyasu consciousness or self-actualization consciousness. And finally, when he enters the soul consciousness, then he becomes the wise or transcended consciousness. So these are the different stages. That is what Aikitamini says. He describes about eventually merging of desire with the spiritual will. So our all will should be converted, all desires should be converted into aspiration. That lesson we can learn, raising our consciousness from body consciousness to heart consciousness to mind consciousness and then to soul consciousness. Unless we know what are the peculiarities of these consciousness, we cannot raise. So that knowledge is important, and that knowledge helps us to transcend our consciousness. Because after that knowledge, we go to the unlearning process and we stop getting knowledge. So this is what Aikitamini wants to tell to the serious members, that it is a process of merging, but eventual merging of desire with the spiritual will. So this is what I want to say, what Patanjali says and what Aikitamini want to describe us, especially for the theosophical members. We must raise our consciousness from body consciousness to heart consciousness to mind consciousness to the soul consciousness. This is how, once we know where our consciousness is working, if it is working in the body consciousness, then means it is still desiring many material things and it is much distressed and all that is physiological. If it is working in the heart consciousness, then we are not being but becoming self-esteem consciousness. And love and belonging is working at this level. When it raises to the mind consciousness, here we want to, because thought power is very important and self-actualization consciousness begins here. And finally, when we reach to the soul level, that is soul wisdom, that is the transcended consciousness.
So these are the 4 stages of consciousness we have to learn, and this is what the Aiketaimini want to describe about the eventual merging of desire with the spiritual will. Because desire is the cause of rebirth, and when it merges with the spiritual will, then that is a mukti. This is what I want to add in this. No problem, but I think I try to explain what Aiketaimini explains in his whole lectures. Thank you, Sushma ji. Thank you, Pradeep. Thank you, sir. And Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you. Thank you, yeah. Shinde ji. Thank you. Yeah, thank you, Rajiv ji. Thank you, sir. Thank you. Rajiv ji, your video is not seen. मेरे को भी ऐसा अब भी दिख रहा है। बीच मैं या तो एक बार ऑफ करके ऑन करूं, दोबारा से ऑन। हाँ 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 ऑफ बिल्कुल करके करें। ऑन करा था। मैं पहले बताया लेकिन वो तो उस समय राइटिंग आ रहा था सर। नहीं, मुझे Writing नहीं का- आया, मुझे नहीं आया. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग From the very beginning, I didn't receive, right? You are, Pradeep. same thing to me. From very beginning is not able to his own picture. Writings are okay. It is coming. Pradeep, are you coming to Adyar for Bharat Yes, Samaj yes. Puja? That No. I cancelled that. your name is there? Yes, sir. Okay. I cancelled another trip. Oh, we are missing you. Yes. अभी भी नहीं आ रही। Adara in the December I'll go. Okay. Now 1 month over, I am a little relaxed. Yeah, you take care. Take care. The rest is important. Yes, sir. दोबारा से भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हाँ थोड़ा कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए आपको पता नहीं क्या नहीं आ प्रॉब्लम है। शुरू में तो आ रहा था, शुरू में आ रहा था, बाद में पता नहीं कैसे बीच में बंद हो गया। और अभी तो मैंने एक बार निकल के भी देखा कि चलो दोबारा से लॉक करने पे हो जाए। एनीवे, ठीक है कंप्लीट हो गया। अब टाइम कम है इसलिए ठीक है बहुत अच्छा कंप्लीट हो गया। ठीक है धन्यवाद। सुषमा जी आपका थैंक यू जी जी। थैंक यू। कोई प्रश्न नहीं है तो अब हम लोग Thank you to all. क्लोजिंग प्रेयर की तरफ चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। From the unreal lead us to the real, from darkness lead us to light, from death lead us to immortality. Shanti, Shanti, Shanti. Thank you once again.